तो uh, so for today's class, we'll be talking about very fear of verbal logic. Some of you might be aware that verbal logic separate module for जो सेकंड प्रिपरेशन है उसमें verbal एक टाइप मॉड्यूल रहता है. इट इज something that's very crucial, especially for the exam and even the other exam. Now, when logic, the logical class, you have lectures on logical reasoning, या क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हो गया, या तो ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि लेक्चर्स भी attend हैं. All right, so there is a lot of rainfall happening, so you might face some network issues in between. अगर नहीं समझ में आए या आपको मेरा वॉइस बिल्कुल क्लियर ना हो तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो. सो नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है? एज द नेम सेज नॉन वर्बल, जिसमें लैंग्वेज का रोल नहीं रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन का कोई रोल नहीं है, वोकैब का कोई रोल नहीं है, मैथमेटिक्स का रोल है. ये जितने भी आपके ब्लड रिलेशंस पजल्स वाले क्वेश्चंस हो गए, दैट इज ऑल योर नॉन वर्बल रीजनिंग. यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वर्बल लॉजिक में, दैट इज एवरीथिंग विच कम्स अंडर वर्बल रीजनिंग, जहां पे लैंग्वेज का भी रोल है, कॉम्प्रिहेंशन का भी रोल है. आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से कॉम्प्रिहेंड करना होगा. देर विल बी सम लाइन्स ऑफ टेक्स्ट गिवन, कुछ पैराग्राफ होगा, कुछ सेंटेंसेस होंगे, उनके लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना होगा. तभी आप आगे मेथड ऑफ रीजनिंग की बात कर पाओगे. तो पहले कॉम्प्रिहेंड ध्यान से करना होगा, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद ही अपन लॉजिकल वाले पार्ट पे जा पाएंगे. तो इसीलिए पैराजंबल्स हो गए, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, ऑड वन आउट के क्वेश्चंस हो गए, समरी के क्वेश्चंस हो गए, FIJ फैक्ट इन्फ्रेंस जजमेंट का क्वेश्चन हो गया, ऑड वन आउट का क्वेश्चन हो गया. पैराजंबल्स विद ऑप्शंस भी आते हैं, विदाउट ऑप्शंस भी आते हैं. आप सबने एक हाथ एंडेवर मॉक तो आई एम श्योर दिया है अभी तक. सो कैट इज दी ओनली एग्जाम जहां पे पैराजंबल्स में ऑप्शंस नहीं आते हैं. बट ये सारा आपको कहाँ मिलेगा कंटेंट? आपके वर्बल लॉजिक के मॉड्यूल में. तो जो आपको एंडेवर ने सेकेंड किट में वर्बल लॉजिक का मॉड्यूल दिया है, वहां पे आपको ये सारे चैप्टर्स मिलेंगे. एंड दे आर वेरी क्रूशियल फॉर द कैट एग्जाम, बिकॉज जो आपके 4 पैसेजेस आने वाले हैं, दैट इज 4 into 4, मतलब 16 क्वेश्चंस हो गए. उसके बाद जो 8 क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं, 8 to 10 क्वेश्चंस जो और आने वाले हैं, वो सारा पार्ट कैट का वर्बल लॉजिक में से ही आता है. सो यू विल हैव पैराजंबल्स, पैरा समरी क्वेश्चंस, ऑड वन आउट क्वेश्चंस,
लॉजिकल कंटिन्यूएशन क्वेश्चंस। क्रिटिकल रीजनिंग का एप्लीकेशंस आजकल आरसी में बहुत रहता है। कैट क्या करता है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देता क्रिटिकल रीजनिंग का, लेकिन आरसी के थ्रू वो आपका सीआर का नॉलेज चेक कर लेता है। अभी आगे जब अपन प्रेप आरसी के मॉड्यूल्स की बात करेंगे, प्रेप आरसी के लेक्चर्स होंगे, तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे स्पेसिफिकली जहां पे सीआर इन आरसी का टेस्ट रहेगा। एंड क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, यू वांट टू बी अ मैनेजर, राइट? सो किसी भी आर्गुमेंट को ब्रेक डाउन करके उसके लॉजिक को एनालाइज कर पाना, उस आर्गुमेंट को रीजन कर पाना एंड एक कंक्लूजन पे पहुंच पाना, या किसी के कंक्लूजन के अजम्पशन को अंडरस्टैंड कर पाना, ये क्रिटिकल रीजनिंग हमें सिखाता है। और अगर आप में से कोई जीमैट का प्रिपरेशन करना चाहता है, मतलब अगर आप इंडिया से बाहर जाके एमबीए करना चाहते हो, या जीआरई का एग्जाम देना चाहते हो, एमएस करना चाहते हो, तो उन दोनों एग्जाम्स में भी क्रिटिकल रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मतलब जीमैट में तो एक पूरा सेक्शन रहता है जो क्रिटिकल रीजनिंग को डेडिकेटेड रहता है। तो अगर आप में से कोई प्लान कर रहा है कि आपको अब्रॉड से एमबीए करना है, तो क्रिटिकल रीजनिंग आपके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैट को अगर आप टारगेट कर रहे हो, जैट के एग्जाम को, जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं, वहां पे भी क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करने से हमें आरसी में भी हेल्प होता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी आता है। मतलब इसके कुछ क्वेश्चंस आपके एलआर के सेक्शन में भी आ जाते हैं। जैसे एनमैट का एग्जाम हो गया, सी मैट का एग्जाम हो गया, इनमें एलआर के अंदर आपको वर्बल लॉजिक का पार्ट मिलेगा। तो ओवरऑल ये पूरा मॉड्यूल ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड आज हम इसका पहला लेक्चर कर रहे हैं, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग। उसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चन टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। विल ट्राई प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस ऑल्सो, एंड देन वील हैव अ सेकेंड पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग जहां पे हम बचे हुए क्वेश्चन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नाउ यू कैन हैव अ लुक एट the breakup in terms of statistics, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। तो आप पहला कॉलम चेक करो। यू कैन सी दैट क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। पैराजंबल्स विद ऑप्शंस आते हैं, पैराजंबल्स विदाउट ऑप्शंस भी आते हैं। विदाउट ऑप्शंस सिर्फ कैट में आते हैं, प्लीज बी केयरफुल। देन ये एक क्वेश्चन टाइप है लॉजिकल कंटिन्यूएशन का। ये कैट में पहले काफी हद तक आता था, कुछ साल से आना बंद हुआ, लेकिन लास्ट 2 ईयर से रिपीटेडली आ रहा है। इसमें क्या करना होता है, आपको पैरा को आगे कंटिन्यू करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से कौन सा इस पैरा को लॉजिकली कंटिन्यू कर सकता है वो आपको डिसाइड करना होता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में क्या करना होता है, आपने मॉक में भी देखा होगा ये क्वेश्चन टाइप। कौन सा सेंटेंस पैरा का पार्ट नहीं बनना चाहिए। तो अगर आपको 5 सेंटेंस दिए हैं तो कौन सा स्टेटमेंट पैरा का पार्ट नहीं होना चाहिए। इसी को ऑड वन आउट भी बोलते हैं, इसी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं, इसी को अपन लॉजिकल डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। देन ऑब्वियसली यू हैव योर समरी क्वेश्चंस। समरी में आपको समरी टाइप नहीं करनी है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको डिसाइड करना है कि इस पैरा का राइट समरी कौन सा होना चाहिए। देन क्रिटिकल रीजनिंग इन आरसी, आरसीज में इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो आपसे आरसी के थ्रू पूछ सकता है वो। एंड एक क्वेश्चन टाइप होता है जिसको एफआईजे बोलते हैं, फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट। इसमें आपको एक सेट ऑफ सेंटेंसेस दिया जाता है, उसमें से कौन सा सेंटेंस फैक्ट है, कौन सा सेंटेंस जजमेंट है, कौन सा सेंटेंस इन्फ्रेंस है, वो आपको डिसाइड करना होता है। अब जैसे मैंने बोला कि इंडिया का जीडीपी 7% से ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई मेरा ओपिनियन तो है नहीं, तो ये फैक्ट ही हो जाएगा। बट अगर मैंने बोला दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट और शी इज वेरी नॉलेजेबल, तो ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा जजमेंट है। इफ आई से दैट सम हीरो इज वेरी हैंडसम और सम एक्ट्रेस इज रियली ब्यूटिफुल, तो किसी को ब्यूटिफुल बोलना, हैंडसम बोलना, इंटेलिजेंट बोलना, ये मेरा खुद का ओपिनियन है।
जो मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है वो आपको नहीं भी लग सकता ना। तो ये तो जजमेंट हो गया, ये ओपिनियन हो गया, तो इस स्टेटमेंट को आप क्या बोलोगे? जजमेंट बोलोगे। तो ऑब्वियसली ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, वहां पे इतना सिंपल नहीं आएगा। बट करना वही होता है कि आपको स्टेटमेंट्स को देख के डिसाइड करना होता है कि कौन सा फैक्ट है, कौन सा इन्फ्रेंस है और कौन सा जजमेंट है। इसको FIJ बोलते हैं अपन। एंड राइट साइड वाले कॉलम में देखोगे तो आपको वेटेज मिल जाएगा एग्जाम्स में। कैट में क्रिटिकल रीजनिंग RCs के थ्रू आता है। जैट में आप 6+ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनमैट के LR के सेक्शन में इसके 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। स्नैप में अराउंड 4 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। जब IIFT का एग्जाम था तो वहां पे भी इसके क्वेश्चंस आते थे। देन आप पैराजम्बल्स हो गए। अब कैट में पैराजम्बल्स तो आने ही हैं, समरी क्वेश्चंस भी आने ही हैं लॉजिकल रीजनिंग के। देन कंटिन्यूएशन क्वेश्चन, ऑड वन आउट क्वेश्चन, ये सब आपको कैट में मिलने ही वाले हैं। सो ओवरऑल वर्बल लॉजिक सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें GMAT और GRE का डेटा नहीं डाला है, बट वहां पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम दैट यू आर टारगेटिंग, वर्बल लॉजिक विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। सो क्रिटिकल रीजनिंग होता क्या है? देखो, इट इज द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रीजनिंग इन आर्ग्यूमेंट्स। अगर कोई भी ऑथर का एक आर्ग्यूमेंट है, मतलब वो जो भी पॉइंट प्रूव करना चाहता है, सेम लाइक पैसेज में ऑथर का एक मेन आइडिया होता है, उसका एक आर्ग्यूमेंट होता है, तो उसके पीछे की रीजनिंग को अंडरस्टैंड करना, उसी को क्रिटिकल रीजनिंग कहा जाता है। एंड आप किस तरह से फैक्ट्स को एग्जामिन करते हो, कंक्लूजन्स को अंडरस्टैंड कर पाते हो, रीजनिंग के प्रोसेस में अगर कोई गलती है, कोई फ्लॉ है, तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो? दैट इज एंटायरली द स्किल ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। मैं आपको एक बहुत छोटा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, स्पैरो इज अ बर्ड, स्पैरो इज ब्लैक इन कलर। दोबारा सुनना, स्पैरो इज अ बर्ड, sparrow is black in color. So I'm concluding that all birds are black. I'm concluding that all birds are black. अब अगर मैं आपकी ऑथर हूं और ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, आपसे कोई क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन करेगा कि इस ऑथर की रीजनिंग में क्या फ्लॉ है। फ्लॉ मतलब क्या मिस्टेक है। तो आप क्या बोलोगे कि एक बर्ड है स्पैरो, स्पैरो का कलर ब्लैक है, ये तो दिया हुआ, ये तो फैक्ट हो गया। इसके बिहाफ पे ऑथर ने कंक्लूड कर दिया, मतलब मैंने कंक्लूड किया है कि सारे बर्ड्स क्या हो जाएंगे? ब्लैक कलर के हो जाएंगे। तो आप क्या आंसर मार्क करोगे कि ऑथर का रीजनिंग जो है वो गलत है, उसमें एरर है, फ्लॉ है। क्योंकि एक एग्जाम्पल के बेस पे हम सबके लिए जनरलाइज नहीं कर सकते। सिर्फ एक स्पैरो के एग्जाम्पल के ऊपर बेस होके हम इसको ऑल के लिए अप्लाई तो नहीं कर सकते ना। तो ये इनकरेक्ट जनरलाइजेशन हो गया। उल्टा कर सकते थे, अगर सारे बर्ड्स ब्लैक होते हैं और स्पैरो एक बर्ड है ऐसा गिवन है, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि स्पैरो का कलर भी ब्लैक होगा। क्योंकि ऑल का मतलब 100% होता है, ऑल मीन्स एवरी बर्ड। लेकिन सिर्फ स्पैरो के बिहाफ पे अगर ऑथर ने ऑल बर्ड्स आर ब्लैक बोल दिया, तो आप इस कंक्लूजन को गलत बोलोगे। तो इस तरह से ही हम रीजनिंग करते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। आर्ग्यूमेंट्स को अपन ब्रेक करते हैं कि इसमें फैक्ट कौन सा है, ऑथर ने क्या फैक्ट यूज किया है, क्या उसका मेन कंक्लूजन है, उसका मेन ओपिनियन है, क्या लॉजिक लगा के उसने इस ओपिनियन को निकाला है। यही सब क्रिटिकल रीजनिंग में किया जाता है। नाउ क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, हमें जो भी पैराग्राफ दिया जाता है, जो जैसे आप RC में पैसेज वर्ड यूज करते हो ना, कि ऑथर का जो पैसेज है,
पैसेज का मेन आइडिया क्या है, पैसेज का कंक्लूजन क्या है, टोन क्या है एंड ऑल दैट। यहाँ पे उसी चीज को अपन आर्ग्यूमेंट के नाम से जानते हैं। तो जिसको अपन आरसी में पैसेज के नाम से जानते हैं, उसी को यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट के नाम से बुलाते हैं। और आर्ग्यूमेंट को अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो किसी भी आर्ग्यूमेंट के तीन मेजर पार्ट होते हैं, देखो। वन इज द प्रेमिस। इसको प्रेमाइस नहीं बोलेंगे, प्रेमिस बोलेंगे। ये आपका रीजनिंग का वर्ड है। इसको जीमैट ने डिफाइन किया था इस वर्ड को। तो यूएस इंग्लिश को फॉलो किया जाता है। तो एक प्रेमिस होता है, एक कंक्लूजन होता है, और एक आपका अजम्पशन होता है। तो किसी भी आर्ग्यूमेंट को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रही हूं, प्रेमिस, कंक्लूजन एंड अजम्पशन। प्रेमिस का मतलब क्या होता है? ऑथर जो भी फैक्ट दे रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रेमिस कहा जाएगा। सो एज यू कैन सी, इसी के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? इसी को आप फैक्ट बोल सकते हो, इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, रीजन बोल सकते हो, जो कि ऑथर के कंक्लूजन को सपोर्ट करेंगे, और इसी के ऊपर उसका पूरा आर्गुमेंट बेस्ड रहेगा। तो उसको प्रेमिस कहा जाएगा। इसमें ऑथर का ओपिनियन नहीं होगा, इसमें कुछ डेटा होगा, फैक्ट होगा, इंफॉर्मेशन होगा, जिसका यूज करके वो अपने कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा होगा। नाउ व्हाट इज कंक्लूजन? ये आप सबने पढ़ा है, जैसे ऑथर का जो मेन कंक्लूजन होता है, कोई भी पैसेज में वो जो मेन कंक्लूड करता है, तो उसका जो भी क्लेम है, मेन पोजीशन है, असर्शन है, या प्राइमरी आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं, जो कि वो कहां से डिराइव करता है? फ्रॉम द प्रेमिस। तो कंक्लूजन को डिराइव किस में से करेगा? प्रेमिस के अंदर से करेगा। तो एक हो गया प्रेमिस, एक हो गया कंक्लूजन। अब इन दोनों के बीच का ब्रिज कौन बनाता है? अजम्पशन बनाता है। आप ब्रिज वर्ड तो सब समझते हो, राइट? तो प्रेमिस और कंक्लूजन के बीच का जो एक ब्रिज होता है, वो कौन क्रिएट करता है? अजम्पशन क्रिएट करता है। अजम्पशन वर्ड कहां से आता है? अज्यूम के रूट से आता है। सो ऑथर ने क्या अज्यूम किया है, जिसकी वजह से वो प्रेमिस के अंदर से कंक्लूजन को डिराइव कर पा रहा है, उस ब्रिज को अजम्पशन कहा जाता है। एंड अजम्पशंस आर ऑलवेज अनस्टेटेड, ये ध्यान रखना। प्रेमिस जो होता है वो हमेशा स्टेटेड होता है, गिवन होता है। मतलब हमेशा डायरेक्टली आपको आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जो अजम्पशन होता है वो कैसा होता है? वो हमेशा इम्प्लाइड होता है या अनस्टेटेड होता है, कभी भी डायरेक्टली रिटन नहीं होता है। तो ऑथर ने क्या लॉजिक को अज्यूम किया, जिसकी वजह से वो प्रेमिस के अंदर से कंक्लूजन को निकाल पाया, उसको हम अजम्पशन के नाम से जानते हैं। एंड इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको एक आर्ग्यूमेंट दिया, लेट्स से व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? सचिन हैज स्कोर्ड 100 centuries। Therefore, Sachin is a great batsman। दोबारा सुन लो, सचिन हैज स्कोर्ड 100 centuries, देयरफॉर सचिन इज अ ग्रेट बैट्समैन। अब ये अगर आपका गिवन आर्ग्यूमेंट है और आपसे कोई पूछता है कि इसका प्रेमिस बताओ, इसका अजम्पशन बताओ, एंड इसका कंक्लूजन भी बताओ, तो प्रेमिस का मतलब क्या हो गया? ऑथर ने जो भी फैक्ट दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन यूज किया है अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए, उसको हम प्रेमिस बोलेंगे। तो सचिन ने 100 सेंचुरी बनाई है, ये फैक्ट हो गया, ये हमारे आर्गुमेंट का प्रेमिस कहलाएगा। सो ये जो पार्ट है, दैट सचिन हैज स्कोर्ड 100 सेंचुरी, इसको मैं इस आर्गुमेंट का प्रेमिस बोलूंगी कि ये प्रेमिस है। ऑथर का मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे? वो मेनली क्या कंक्लूड करना चाहता है? कि सचिन एक ग्रेट बैट्समैन है, ये उसका मेन ओपिनियन है।
तो इसको हम ऑथर का कंक्लूजन बोलेंगे। मैंने यहाँ पे सी लिख दिया। तो ये प्रेमिस डिसाइड हो गया, ये कंक्लूजन भी डिसाइड हो गया। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज दोबारा से पूछ लेना। थोड़ा सा लॉजिकल टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तो कुछ अगर नहीं समझ में आएगा तो यू कैन ऑलवेज अनम्यूट एंड डिस्कस, या चैट में भी पूछ सकते हो। सचिन ने 100 सेंचुरी बनाई है, ये प्रेमिस हो गया। सचिन एक ग्रेट बैट्समैन है, ये कंक्लूजन हो गया। अब हम बात करते हैं अजम्पशन की। सो ऑथर ने सचिन को ग्रेट बैट्समैन क्यों क्यों बोला? अब एक तो ये सचिन शर्मा है कि सचिन तेंदुलकर है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना एक्सटर्नल नॉलेज यूज नहीं करना है। सेकेंडली, मेरे लिए सचिन एक ग्रेट बैट्समैन बहुत सारे और रीजन से भी हो सकते हैं। सिर्फ 100 सेंचुरी बनाई ये बात नहीं हो सकती, बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। बट वो भी नहीं सोचना है आपको, सिर्फ ऑथर के बारे में ही सोचना है कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या फैक्ट बता रहा है, उसने क्या अज्यूम किया है। तो ये जो अजम्पशन है ये आपका नहीं है, आपको ऑथर का अजम्पशन बताना है। तो ऑथर क्या बोल रहा है कि सचिन ने 100 सेंचुरी बनाई है, इसीलिए वो क्या बोल रहा है, उनको ग्रेट बैट्समैन बोल रहा है। तो ऑथर का अजम्पशन क्या हो गया? एनी बैट्समैन हु स्कोर्स 100 सेंचुरीज विल बी कॉल्ड अ ग्रेट बैट्समैन। एनी बैट्समैन हु स्कोर्स 100 सेंचुरीज विल बी कॉल्ड अ ग्रेट बैट्समैन। ऐसा लॉजिक ऑथर ने अज्यूम किया होगा, तभी जब सचिन ने 100 सेंचुरी बनाई तो उसने सचिन को क्या बोल दिया? ग्रेट बैट्समैन बोल दिया। So any batsman who scores 100 सेंचुरीज will be considered a great batsman, ऐसा ऑथर ने अज्यूम किया होगा, इसीलिए उन्होंने सचिन को क्या कंक्लूड किया है? ग्रेट बैट्समैन कंक्लूड किया है। अब मान लो कि इसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि इज सचिन अ ग्रेट प्लेयर? सेम आर्ग्यूमेंट गिवन है और आपसे क्वेश्चन पूछा है, इज सचिन अ ग्रेट प्लेयर? तो इसका आंसर आप लोग डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेयर के अंदर तो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, बहुत सारे पैरामीटर्स ऐड हो जाएंगे। हमें सिर्फ बैटिंग का नॉलेज पता है कि उन्होंने 100 सेंचुरी बनाई है, लेकिन जो प्लेयर का सेट बनेगा, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो इसमें तो बहुत कुछ आ जाएगा। इसके बहुत सारे पार्ट होंगे, इसमें बैटिंग भी होगा, इसमें फील्डिंग भी होगा, एफ और फील्डिंग हो जाएगा, इसमें बॉलिंग का पार्ट भी आएगा। सो आपको सिर्फ बैटिंग के बारे में पता है, इस पार्ट के बारे में। बट सचिन की बॉलिंग कैसी है, फील्डिंग कैसी है, और भी अगर कुछ पैरामीटर्स होते हैं क्रिकेट में इंपॉर्टेंट एज अ प्लेयर, तो वो सब तो अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसका डेटा अपने पास नहीं है। तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, डेटा इनसफिशिएंट है कि वो अच्छे प्लेयर हैं या वो अच्छे प्लेयर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दिया जा सकता। यहां तक प्लीज चेक कर लो, इज एवरीथिंग क्लियर? एनीथिंग जो आपको नहीं समझ में आया हो इस एग्जाम्पल में या इस स्लाइड के अंदर, एनी कंफ्यूजन एनीवन? एंड इसी चीज में ध्यान रखना दैट हम एक और इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वैसे आपने ये term सुना है। इन्फ्रेंस पढ़ के डिराइव करते हो, उसका अंश होना जरूरी नहीं है, वो कंक्लूजन नहीं हो ऐसा जरूरी नहीं। एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ला सकते हो, मतलब डिराइव कर सकते हो डायरेक्टली उसको हम। अब मैंने सचिन के लिए यहाँ पे यूज किया था, दैट इज अ ग्रेट वन। मतलब मैम your सचिन voice is एक breaking. प्लेयर का, तो सचिन एक मेल प्लेयर का नाम है।
भी इन्फ्लुएंस सकता है। सचिन एक बैट्समैन। राइट, सो हम इन्फ्लुएंस का बात कर रहे थे। सो एनी derived from that argument, any information that can be derived in an indirect manner, implied manner, उसको हम इन्फ्रेंस का नाम दे सकते हैं। इन्फ्रेंस का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपका बिल्कुल आरसी वाला यहाँ पे सेम ही रहेगा, तो कुछ उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो आप इन्फ्रेंसेस आरसी में करते हो, जिस तरह से इन्फ्रेंस को निकालते हो, वही सेम पैरेलल कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। एंड हैव अ लुक एट फ्लो चार्ट एवन। ये आपको वापस से पहले ऑल राइट, सो हम आर्ग्यूमेंट्स के बेसिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। सो जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, प्रेमिस क्या होता है? जो भी हम फैक्ट देते हैं, ऑथर जो भी इंफॉर्मेशन या एविडेंस देता है अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रेमिस बोलते हैं। ऑथर का जो मेन पॉइंट होता है, जो भी वो मेनली अपना ओपिनियन रखता है, जो उसका प्राइमरी आर्ग्यूमेंट होता है, वो उसका कंक्लूजन होता है। और इन दोनों के बीच में ब्रिज कौन बनाता है? दैट इज द असम्पशन।
तो जो भी हमारा अनस्टेटेड, हमारा मतलब ऑथर का जो भी अनस्टेटेड आइडिया है, जिसके बिहाफ पे वो प्रेमिस के अंदर से कंक्लूजन को डिराइव करता है, उस लॉजिक को, उस अनस्टेटेड प्रेमिस को हम अजम्पशन बोलते हैं। प्रेमिस हमेशा गिवन होता है, स्टेटेड होता है। अजम्पशन हमेशा अनस्टेटेड होता है, कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अज्यूम वर्ड का मतलब ही क्या है कि वो इम्प्लाइड है, वो स्टेटेड नहीं हो सकता है। एंड ये तीनों मिलके हमारा क्या बन जाता है, एज यू कैन सी द फ्लो चार्ट, ये तीनों मिलके हमारा आर्ग्यूमेंट को बनाता है। नाउ प्रेमिसेस क्या करते हैं, वो हमें रीजंस देते हैं दैट व्हाई डू वी एक्सपेक्ट द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन को सपोर्ट कौन करता है, प्रेमिसेस करते हैं। प्रेमिस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करो कि ऑथर ने क्या रीजंस दिए हैं मुझे कन्विंस करने के लिए, मुझे परसुएट करने के लिए। ऑथर ने क्या इंफॉर्मेशन, क्या रीजन, क्या एविडेंस दिया है, मैं इस आर्गुमेंट को क्यों बिलीव करूं, व्हाट इज द एविडेंस गिवन। तो उससे आपको क्या समझ में आ जाएगा, आपको अपने क्वेश्चन का प्रेमिस समझ में आ जाएगा। एंड सेम फैशन में कंक्लूजन क्या है, इट इज द समरी स्टेटमेंट, इट इज द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट, जो कि किस पे रेस्ट करता है, प्रेमिस के ऊपर रेस्ट करता है। कंक्लूजन को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने आप से क्वेश्चन करो, ऑथर क्या पॉइंट प्रूव करना चाहता है, उसका प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या है, वो मुझे क्या चीज को बिलीव कराना चाहता है। तो उससे आपको क्या समझ में आ जाएगा, आपको अपना कंक्लूजन समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम वेरी सिंपल आर्ग्यूमेंट्स। अपन बुक से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैप्टर 1 ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, जो चैप्टर 1 है अपना वर्बल लॉजिक का। तो कुछ बहुत सिंपल से छोटे से आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। लुक एट द फर्स्ट वन, द एग्जामिनेशंस हैव बीन पोस्टपोन्ड बिकॉज द पेपर वॉज लीक्ड। अब हमें करना क्या है, इस आर्ग्यूमेंट का हमें प्रेमिस सोचना है एंड कंक्लूजन भी सोचना है। कंक्लूजन का मतलब जो मेन पॉइंट हो गया, और प्रेमिस का मतलब जो उसका रीजन है, जो उसका कॉज है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो प्रेमिस होता है वो कॉज का काम करता है, जो कंक्लूजन है वो उसका इफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया है, कारण क्या दिया गया है कि पेपर लीक हो गया था। इसका मतलब रीजन क्या है, पेपर लीक हुआ। कंक्लूजन क्या है कि एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया। तो चेक करते हैं कि प्रेमिस क्या होना चाहिए और कंक्लूजन क्या होना चाहिए। So now you can clearly see what is the premise, papers leaked। Conclusion क्या है कि एग्जाम्स को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। तो जो हमारा कॉज है वो हमारा प्रेमिस हो गया, जो उसका इम्पैक्ट आया वो हमारा कंक्लूजन हो गया। एंड यस, अगर आप असम्पशन की भी बात करना चाहते हो, तो ये सोचो कि पेपर लीक हुआ तो हम एग्जाम्स को पोस्टपोन कर रहे हैं। इसका मतलब जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या जो टेस्ट टेकर्स, उनको एग्जाम के क्वेश्चन पता नहीं होने चाहिए। ये अज्यूम किया गया, तभी एग्जाम्स को क्या किया गया होगा, पोस्टपोन किया गया होगा। तो डाउट आता है अजम्पशन के ऊपर कि ये अजम्पशन सही है
All right, I'm going to give it one last sum. Let's see if the network is fine now. So इस क्वेश्चन जो अजम्पशन था, ऑब्वियसली लाइक आई सेड, अगर आपको डाउट रहता है, रिवर्स करके भी देख सकते हो, उसको नेगेट करके भी देख सकते हो, उसको उल्टा कर दो। अगर उल्टा करने से आपका कंक्लूजन भी फेल हो जाता है, इसका मतलब मैम आपने सही अजम्पशन पिक किया है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। नाउ इट इज विजिबल मैम, थैंक यू। ऑल राइट। सो हमेशा अजम्पशन को उल्टा करके देखो।